Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the importance of mitosis और फिर उसके बाद हम जिक्र करेंगे uncontrolled cell division that results in tumors and cancers, how to distinguish the cancerous cells from the normal cells और बाकी points भी इंशाल्लाह ताला डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं on the board. जी students, the first thing that we have to discuss is about the importance of mitosis. आप लोगों को याद होना चाहिए mitosis is a type of cell division in which one cell divides into two. Alright, and the number of chromosomes remains same. अब ये तो हो गई इसकी definition, लेकिन जैसे ही सेल तकसीम कर रहा है तो क्या ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है? क्या खुद से ही सेल डिसाइड कर लेता है कि डिवाइड करते चले जाना है? नो. इसके लिए ड्यूरिंग द इंटरफेज एंड ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस बहुत सारे चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे जीन्स को स्विच ऑन किया गया होता है कि वो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते रहें, मैनेज करते रहें, और इन तमाम मैनेजमेंट्स के बाद जाके एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब माइटोसिस हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है इसको हम यहां पे एनलिस्ट करते हैं और आप लोग ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है. द फर्स्ट थिंग इज about the equal distribution of genetic material. Alright, अब ये बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन सोमैटिक सेल है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, जैसे ही माइटोसिस के जरिए डिवाइड होगा तो इससे पैदा होने वाले डॉटर सेल्स में भी 46 ईच क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे. तो इसका मतलब यह हुआ कि इंश्योर करवाना कि अगली जनरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, यह माइटोसिस का ही काम है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर जेनेटिक मटेरियल बराबर है तो इस लिहाज से हम यह भी कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी सेम है. So due to mitosis, the genetic information remains unchanged generation after generation. Alright students, बेशक अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर ही गौर करें तो हमें पता चलेगा कि hundreds of trillions of cells हमारे पास मौजूद हैं, और इन तमाम सेल्स के अंदर जब हम सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो अनलेस वी डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंशिएशन, बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सब में 46 मौजूद होगा, और 46 क्रोमोसोम्स के अंदर ह्यूमंस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी निस्बत बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट वगैरह, तो उनके अंदर क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो इक्वली जाएंगे ही डॉटर सेल्स में, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी हमेशा एक ही तरह की रहेगी. तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है बल्कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी तब्दील नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? इसका बहुत आसान जवाब है, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन माइटोसिस. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि द asexual reproduction occurs through mitosis. ऑलराइट, फिर इसी तरह हम लिख सकते हैं रीजेनरेशन स्पेशली, ये भी माइटोसिस की वजह से इतनी ज्यादा कामयाब है कि आप लोगों ने गौर किया होगा बचपन से लेके अभी बड़े होने तक, अगर आप किसी छिपकली पे अटैक करते हैं तो बाज़ औक़ात वो अपनी टेल को सेपरेट करके जमीन पे गिरा देती है और आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद छिपकली नई टेल के साथ आपको नजर आना शुरू हो जाती है, तो उसने वो दुम रीजेनरेट कर ली हुई है. ऑलराइट, इसी तरह स्टारफिश का आपको पता है कि अगर उसका कोई एक लिम्ब, कोई एक बाजू टूट जाता है तो वो खुद से उसको रीजेनरेट कर सकती है. स्पॉन्जेस के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मौजूद है रीजेनरेट करने की विद द गिवन कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस. तो हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्स की प्रोलिफरेशन, सेल्स की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन अगर माइटोसिस की बदौलत हो रही है तो रीजेनरेशन के लिहाज से भी माइटोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग. ऑलराइट, बेसिकली ये भी एसेक्सुअल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, सेल्स की ग्रोथ के या ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के, लेकिन इनको देख के हमें ये अंदाजा होता है कि माइटोसिस के बगैर ये प्रोसेसेस भी बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि माइटोसिस हो रही है, सेल्स तकसीम कर रहे हैं,
तो ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन फेजेस में जाने के लिए आज काबिल हो चुके हुए हैं कि सेल्स को क्लोन बना लें या ऑर्गेनिजम्स में से कोई टिश्यू या कोई सेल लें, उसके बाद उनको कल्चर करें, ग्रो करवाएं और पूरा एक नया टिश्यू या ऑर्गन डेवलप कर सकें। इवन के अब हमारे पास आर्टिफिशियल ऑर्गेनॉइड्स मौजूद हैं जो कि टिश्यू कल्चर की बदौलत पैदा हो चुके हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें सिर्फ इसी वजह से मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने सेल्स को माइटोसिस की एबिलिटी या पोटेंशियल दिया हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है, इट इज अबाउट द कैंसर्स। कैंसर है क्या? सबसे पहले नंबर पे तो इसको समझ लें, वन बाय वन बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट थिंग, व्हाट डज द कैंसर मीन? कैंसर का लफ्जी मतलब है क्रैब। अब बाज़ औक़ात इसको ये कहा जाता है चूंकि कैंसरस सेल्स में सबसे पहले जो आउटग्रोथ या प्रोलिफरेशन ऑब्जर्व की गई वो इसी तरह की थी कि जैसे क्रैब के लिम्स होते हैं, तो इस वजह से उसके साथ इसको रिजेंबल कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है। और तो और इसका वो जो ज़ोडिएक साइन है वो भी क्रैब है, तो इस वजह से बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका लफ्जी मतलब या लग़वी मतलब क्या है? क्रैब। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो द स्टडी ऑफ कैंसर्स इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ऑलराइट, सो व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ कैंसर and the person who studies cancer is known as oncologist. All right, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने इससे मिलते जुलते कोई लफ्ज पढ़े हुए हैं? एग्जैक्टली, पार्ट 1 में अगर आप लोगों को वायरसेस का कोई ग्रुप याद हो तो वहां पे आप एक चीज पढ़ के आ चुके हुए हैं, ऑनकोवायरसेस। ऑलराइट, स्पेशली जो रेट्रोवायरसेस का ग्रुप है जो हेपेटाइटिस या एड्स कॉजिंग, ऑलराइट, उस ग्रुप का नाम है ऑनकोवायरसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे कैन कॉज कैंसर्स और ट्यूमर्स और द एबनॉर्मल ग्रोथ्स ऑफ द सेल्स। अब ये वाली सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज, तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं 2 पॉइंट्स आपको समझाना चाहूंगा। पहली चीज ये है हमारे पास कि अगर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो ये एक प्लान्ड फिनोमेनन होता है जिसको मैनेज किया जा रहा है थ्रू जेनेटिक मटेरियल, यानी कि बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट भी हो रहा है, वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में आपको नजर भी आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंश्योर करवाना होता है। ये सारे काम माइटोसिस में अगर हो रहे हैं तो इन द मीनवाइल बहुत सारे जीन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को, जो हमने चेक पॉइंट्स की टर्म पढ़ी थी इंटरफेज के अंदर या उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के अंदर। तो उन चेक पॉइंट्स में यही तो चेक किया जा रहा होता है, कहीं किसी जीन में खराबी तो नहीं आ गई, कहीं कोई जीन ऐसा तो नहीं जिसने जिस तरह से काम करना था वो नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से सेल डिवीजन में खराबी आ जाए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन की जानिब शुरू हो जाएं सेल्स। एक तो ये आप लोगों ने याद रखना है पॉइंट। दूसरी चीज इसकी क्या है स्टूडेंट्स जो याद रखने वाली है, दैट इज कि अगर बॉडी को जरूरत है सेल्स की तो बॉडी अपनी मर्जी से जिस जगह पे सेल्स को प्रोलिफरेट करवाना है यानी कि ग्रो करवाना है, रीग्रो करवाना है, वो बॉडी अपनी मर्जी के मुताबिक डिमांड करती है और फिर वो सेल्स जो हैं वो आगे फर्दर डिवाइड करते चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये सेल्स यानी कि किसी भी जगह पे वो एबनॉर्मल सेल्स का ग्रुप या क्लस्टर पैदा होना शुरू हो जाए कि जो ना तो चेक पॉइंट्स की केयर करे और ना ही बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार हो, बल्कि अपनी मर्जी से ही डिवाइड करते चले जाएं, तो हम कहेंगे कि नाउ दीज आर द कैंसरस और द ट्यूमरस सेल्स। ऑलराइट, तो ये चीज है अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब समझ आ गई है आपको? अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि फर्दर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द अनकंट्रोल्ड division is uncontrolled cell division. Alright, इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? The cells do not obey the checkpoints or limitations of cell cycle. एक वजह तो ये आ गई। Moreover,
these cells do not care about the needs and demands of body. Alright students, इस चीज को हम कह रहे हैं दिस इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. और इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को अगर फर्दर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें कि किस तरह की अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, तो नाउ वी हैव टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट देम इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. एक को हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर और दूसरे को हम कहेंगे दैट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर. ऑलराइट, इसको स्टूडेंट्स अगर हम और आसान करना चाहें तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ ट्यूमर. अब ट्यूमर जिसे हम आम जुबान में रसौली का नाम देते हैं, ये है क्या कि बाज़ औक़ात अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ है या आपने देखा हुआ है तो किसी भी जगह पे आउटग्रोथ बनी हुई फील होना शुरू हो जाती है हमें बॉडी के अंदर. अब ये जो आउटग्रोथ बनी हुई है ये कब बन रही है? जब सेल्स अपने उन तमाम बैरियर्स की परवाह नहीं कर रहे कि जिनके जरिए बॉडी ने अपना बर्थ रेट और सेल डेथ रेट मेंटेन करना था. अब जब सेल डेथ या बर्थ रेट मेंटेन नहीं हो रहा और ये सेल्स इस चीज का ख्याल भी नहीं रख रहे तो अपनी मर्जी से ग्रो करते चले जाते हैं. तो ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है इसकी वजह से ये जो एक गिल्टी या रसौली बनती हुई नजर आ रही है, दिस इज नोन एज अ ट्यूमर. इसको अगर हम आसान तरीन अल्फाज में डिफाइन करना चाहें, वी कैन डिफाइन इट एन अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को यहां पे एक पॉइंट समझना है कि हम इसको क्लोन क्यों कह रहे हैं. इसके लिए हम वापस जाएंगे माइटोसिस पे. माइटोसिस में हमने क्या कहा था कि सेल्स डिवाइड हो रहे हैं विद आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन. अब इसका मतलब यह हुआ कि क्लोन्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स. तो यह बात भी याद रखने वाली है कि अगर माइटोसिस के जरिए ही ये सेल्स अनकंट्रोल्ड फैशन में भी डिवाइड हो रहे हैं तो दे विल कीप द आइडेंटिकल फीचर्स और इसी वजह से ये अपना साइज और अपनी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इन सब चीजों को साथ लेके ही माइटोसिस के थ्रू इनहेरिट होना शुरू हो जाते हैं. एंड दे मे कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बिनाइन ट्यूमर और फिर उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर में. द फर्स्ट थिंग इज बिनाइन ट्यूमर. जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि जो बिनाइन ट्यूमर है बुनियादी तौर पे एजिंग का भी इफेक्ट होता है सेल्स की ग्रोथ के ऊपर. तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे ही मैमल्स या ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो बुढ़ापे की जानिब जाते हुए बॉडी के डिफरेंट सोमैटिक रीजन्स में अगर आपको किसी जगह पे लोकलाइज्ड किस्म के ट्यूमर नजर आ रहे हैं तो दे आर बिनाइन ट्यूमर्स. ऑलराइट, ये खतरनाक नहीं होते लेकिन उसके साथ ही साथ अगर इनको रिमूव भी कर दिया जाए तो बिल्कुल ही किसी किस्म के खतरे से बचा जा सकता है. अब बिनाइन ट्यूमर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? दे आर लोकलाइज्ड, एक ही जगह पे रहते हैं, सेल्स फैलते नहीं हैं. और फिर अगर एक और फीचर मैं यहां पे ऐड करूं दैट इज नॉन इन्वेसिव. ऑलराइट, नॉन इन्वेसिव होने की क्या वजह है कि दे आर कैप्सुलेटेड. अब ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट समझने से ताल्लुक रखते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स को हम क्या कह रहे हैं कि ये वो रसौलियां हैं जो अपनी मर्जी से नहीं फैल रही. तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्स एक ही जगह पे रहेंगे और इन सेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेनस कैप्सूल मौजूद होता है जिस बैरियर को ये सेल्स क्रॉस नहीं करते, ना ही दूसरे सेल्स के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इनका साइज इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि ये दूसरे सेल्स के साथ इंटरफेयर करना शुरू हो जाए. उस इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा जो चीज नुकसानदेह या खतरे वाली नोट की गई है दैट इज व्हेन दीज सेल्स दे बिकम इंटरैक्टिव व्हाइल प्रोड्यूसिंग सिक्रीशंस. Interfere with other cells when start producing secretions. All right, इस तरह की कंडीशन हो जाए तो फिर हम नॉर्मली एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज नोन एज एडिनोमा. ऑलराइट, एडिनोमा क्या चीज है? व्हेन द एपिथेलियल ट्यूमर्स दे बिकम ग्लैंड्यूलर.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे जब ट्यूमर्स के लिए हम कोई भी नाम लेते हैं तो उसके साथ एन पे ओमा लगा दिया जाता है, जैसे पेपिलोमा या फेब्रोमा या इस तरह से कोई भी और नाम हो सकता है। ऑलराइट, तो ये ट्यूमर्स बेसिकली क्या हैं? जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, एक ही जगह पे अनकंट्रोल्ड क्लोन्स बनाते चले जा रहे हैं और वहां पे उनके इर्द गिर्द चूंकि कैप्सूल मौजूद है तो वो एक गिल्टी की तरह या रसोली की तरह आपको नजर आ सकते हैं। दिस इज अबाउट द बिनाइन ट्यूमर्स। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ फर्दर स्टूडेंट्स, द सेकंड टाइप इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। जी स्टूडेंट्स, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर बुनियादी तौर पे हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कैंसर, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर हम कह रहे हैं। अब इसके लिए एक पॉइंट आपने जरूर समझना है एंड दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस, क्योंकि मेटास्टेसिस को पहले समझेंगे तो मैलिग्नेंसी जल्दी समझ में आ जाएगी। व्हाट इज मेटास्टेसिस? लफ्जी मतलब अगर हम जानना चाहें मेटास्टेसिस का तो इसका मतलब क्या होता है कि सेल्स अपनी जगह जल्दी जल्दी तब्दील करना शुरू हो जाएं। ऑलराइट, ये मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट से ट्रेवल करें और किसी दूसरी जगह पे चले जाएं, तो वो जो क्विक ट्रांजिशन है इसकी या रैपिड ट्रांजिशन बन रही है इन सेल्स की, इसको हम कहते हैं दिस इज मेटास्टेसिस। लेकिन यहां पे जब हम ट्यूमर्स के रेफरेंस से इसको स्टडी करेंगे तो हमने समझना है कि अगर ट्यूमर के सेल्स इन्वेसिव होना शुरू हो जाएं, यानी उनके इर्द गिर्द जो बैरियर्स मौजूद थे उनको क्रॉस करना शुरू हो जाएं, इर्द गिर्द के सेल्स को किल करना शुरू हो जाएं थ्रू नेक्रोसिस, और फिर उसके बाद एक जगह से ट्रेवल करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सहारा लेते हुए किसी दूसरी जगह पे जाके सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज डेवलप करने, तो हम कहेंगे नाउ दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें वी कैन डिफाइन इट, इफ द सेल्स proliferate in an uncontrolled fashion and develop secondary growth areas in other parts of body. This is known as metastasis. Alright students, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि बिनाइन ट्यूमर में क्या था कि सेल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे, इस वजह से खतरा भी नहीं था, दे हैव लेस डेलेटेरियस इफेक्ट्स। ऑलराइट, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये सेल्स खुद तो खराब हैं और उसके साथ ही साथ ये क्या करना शुरू हो गए, अब बाकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज का रुख करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दे आर मोर डेंजरस, मोर डेलेटेरियस इफेक्ट्स होते हैं इनके। अब अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? These cells proliferate and become invasive. All right, दूसरे टिश्यूज में जबरदस्ती घुसना शुरू हो जाते हैं। Take the root of blood vascular system and affect other parts of body. All right students, अब इनके असरात ज्यादा खतरनाक हैं। किस तरह से ज्यादा खतरनाक हैं कि एक इन दोनों के अंदर कॉमन फीचर मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही सेल्स के अंदर कोई आउटग्रोथ बनना शुरू होती है या सेल्स अपनी तादाद से ज्यादा बढ़ना शुरू होते हैं, तो बॉडी का एक अपना फीडबैक सिस्टम भी है, वो सिस्टम इनको देखते हुए या इन सेल्स की ग्रोथ को जांचते हुए वहां पे फौरन एंजियोजेनेसिस स्टार्ट करवा देता है, नए ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर तो लोकलाइज्ड ट्यूमर है तो वो ब्लड वेसल्स से खुराक हासिल करेंगे और उसके बाद अपना काम करते चले जाएंगे। लेकिन जो दूसरे सेल्स हैं जिनको हम मैलिग्नेंट कह रहे हैं, इन सेल्स का एक खतरनाक फीचर ये है कि ये उन्हीं ब्लड वेसल्स को रप्चर करके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रेवल करना शुरू हो जाते हैं
और यहां पे कोई लिमिटेशन, कोई चेक नहीं रखा जा सकता कि ये सिर्फ बॉडी के किसी एक ही हिस्से तक जा सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कहीं ब्रेन में से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो वो टोज तक यानी पांव के पंजों तक जा सकता है। अगर ये कहीं हड्डी में स्टार्ट हुआ है तो वहां से ट्रेवल होते हुए डायरेक्टली आपके ब्रेन या हेड तक भी ट्रेवल कर सकता है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम मेटास्टैटिक ग्रोथ कहते हैं कि ग्रोथ एरियाज प्राइमरीली जहां से ओरिजिनेट हुए वहां की निस्बत बाकी बॉडी के अंदर ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो जाएं और फिर उनको कंट्रोल ना किया जा सके। अब ये वाली जो स्टेट होती है ये ज्यादा खतरनाक होती है। और यहां पे इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि फास्ट फूड और ये चिकन वगैरह, फ्राइड चिकन वगैरह स्पेशली, और इसके साथ ही साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, इनके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं सेल्स को कैंसरस बनाने में। तो इसलिए अपनी खुराक पे भी जरूर तवज्जो दें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्टिंग्विश द कैंसरस सेल्स फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपने जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि अगर हम इनको पहले ही कैंसरस सेल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर लेस डिफरेंशिएटेड। ऑलराइट, नंबर 1। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हम जो ऐड कर सकते हैं दैट इज हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा है, साइटोप्लाज्म निस्बतन कम है। ऑलराइट, फिर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, यानी सेल्स अपनी मर्जी से ही डिवाइड करते चले जा रहे हैं। देन वी कैन ऐड ग्रेटर और रैपिड माइटोसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारे वो फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी जगह पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेल्स इस वक्त बॉडी की जरूरत के बगैर ही ग्रो करते चले जा रहे हैं। ऑलराइट, इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो क्या है उसको भी स्टूडेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो एमसीक्यूज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेस। सो द फर्स्ट थिंग इज म्यूटेशन। कहीं उन जीन्स में म्यूटेशन हो रही है, कोई तब्दीली आ गई है कि जिन्होंने कंट्रोल करना था सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये सेल्स अपनी मर्जी से ही तकसीम करना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, इन म्यूटेशंस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी किताब में लिखी गई है दैट इज मिनिमम 3 to as much as 20 mutations। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक अहम बात याद रखिएगा कि मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि बाज़ औक़ात उन प्रोटीन्स को बनाने वाले जीन्स जिन्होंने सेल साइकिल को रेगुलेट करवाना है, एक म्यूटेशन भी ट्यूमर बना सकती है या ट्यूमरस सेल्स को जनरेट करवा सकती है। लेकिन आपकी बुक की जो स्टेटमेंट है मिनिमम 3 to 20, ये वाली चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, फिर इसके साथ मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं जो बात अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज द फास्ट फूड एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑलराइट, एंड फूड एडिटिव्स। बाज़ औक़ात कुछ फंजाई वगैरह भी इस तरह की सिक्रीशंस या केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कि जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी चीज, बेशक वो आपकी खुराक का हिस्सा ही क्यों नहीं है, जो किसी भी सूरत में डीएनए को खराब कर दे, वो फौरी तौर पे कोई ना कोई ऐसी गलत तब्दीली लेके आएगी कि सेल्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ से आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो इनके इफेक्ट्स हैं, अगर म्यूटेशंस हो जाती हैं तो क्या क्या इफेक्ट्स नजर आते हैं हमें कि सेल्स अपनी लिमिटेशन से बाहर हो जाएंगे, अपनी मर्जी से डिवाइड करना शुरू होंगे और तकसीम करते चले जाएंगे। और अगर तो एक ही जगह पे रह जाते हैं तो बिनाइन ट्यूमर्स बनाएंगे, अगर मैलिग्नेंसी हो जाती है तो इसका मतलब है अब वो बॉडी के अंदर ज्यादा दूर तक भी फैल सकते हैं। फिर इसके इलाज के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज कीमोथेरेपी एंड द अदर वन इज रेडियोथेरेपी। आप लोगों को याद होना चाहिए कि बेसिकली आईडीएम या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का हिस्सा है ये, कि कैंसर पेशेंट्स को जो पॉसिबल टेक्निक्स हैं अप्लाई कर दी जाएं ताकि कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को रोका जा सके। ऑलराइट,
कीमोथेरेपी में भी यही किया जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स ये नजर आते हैं कि वो केमिकल्स बाज़ औक़ात कैंसरस सेल्स के साथ उनके सराउंडिंग सेल्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। जब रेडियोथेरेपी की तरफ हम देखते हैं तो रेडिएशंस के थ्रू उस डीएनए को या उन सेल्स को जो ट्यूमरस या कैंसरस होने जा रहे हैं, उन सेल्स के डीएनए को डैमेज कर दिया जाता है ताकि ये फर्दर ग्रो या प्रोलिफरेट ना कर सकें। तो इन सब चीजों के पेश नजर इस चीज का ख्याल रखा जाता है, द सर्वाइवल और द हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें आप कैंसर्स के लिहाज से याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।